ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं विकास एक बार फिर आया हूँ कुछ नए टॉपिक के साथ। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ई स्टडी विद अनिल सर में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं अभी हम वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी कि विश्व के भूगोल की सीरीज़ पढ़ रहे हैं और इस सीरीज़ में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस को पहले ही कवर कर लिया है। तो जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे उन वीडियोस को नहीं देखा है वो हमारे इसी चैनल के प्लेलिस्ट जियोग्राफी बाय विकास सर में जाकर उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने पहाड़ तथा पठार के बारे में पढ़ा। आज बारी है अपने अगले टॉपिक को शुरू करने की। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक को, वो भी बिना किसी देरी के। मैदान यानी कि प्लेन। मैदान को क्या कहते हैं? प्लेन भी कहते हैं। भूगोल की भाषा में मैदान उस भूपृष्ठ को कहते हैं जिनकी ऊंचाई समुद्र तल से 500 फीट से कम हो। ठीक है, जिनकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? समुद्र तल और 500 फीट से कम, इसके बीच की जो ऊंचाई वाला भूपृष्ठ होता है उसी को हम लोग मैदान कहते हैं। साधारणतया मैदान ऐसे भौगोलिक भूभाग होते हैं जिनमें उतार चढ़ाव बहुत ही कम या लगभग ना के बराबर होता है। तो दोस्तों, इनमें जो उतार चढ़ाव होता है, जैसे पहाड़ पे हमने देखा कि पहाड़ चोटी नुमा होता है और इसमें बहुत ही ज़्यादा चढ़ाव होता है। ठीक है, और ऊपर से नीचे आएंगे तो हम देखते हैं इसमें बहुत ही उतार चढ़ाव होते हैं। ऐसे ही हम उसमें भी देखते हैं पठार में। लेकिन मैदान में क्या होता है? इसमें उतार चढ़ाव बहुत ही कम होता है, या कह सकते हैं कि ये बिल्कुल ना के बराबर होता है। प्राचीन काल से ही समतल मैदानों की जनसंख्या के बसने के लिए बहुत ही उपयुक्त स्थान माना जाता है। प्राचीन काल से ही क्या होता है? मैदान को बहुत ही उपयुक्त स्थान माना जाता है किसी भी जनसंख्या के बसने के लिए, क्योंकि यहाँ खेती के लिए समतल भूमि मिल जाती है तथा मैदानों का ढाल न्यून होने के कारण यहाँ नदियों का प्रवाह भी बहुत ही धीमे हो जाता है। तो दोस्तों, ऐसा क्यों होता है कि समतल मैदान में ही जनसंख्या का बसना बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर खेती करना आसान होता है और जो यहाँ पर नदी का प्रवाह होता है वो बहुत ही धीमे हो जाता है। अगर आप सपोज़ करो कि जो नदी होती है अगर वो किसी ढाल वाले इलाके से बह रही होती है तो उसकी स्पीड तेज़ होगी ना, और जहाँ पे ऊंचे ऊपर वाले स्थान में तो बह नहीं पाती, हमेशा ढलान की ओर ही बहती है। तो मैदानों में क्या होता है? इनका जो ढलान होता है वो बहुत ही न्यून होता है, इसलिए नदियों की जो गति होती है, इनकी जो स्पीड होती है वो भी बहुत ही धीमे हो जाती है। यही कारण रहा होगा कि मिस्र व हड़प्पा सभ्यता का विकास पहाड़ी व पठारी भागों में ना होकर मैदानी भागों में हुआ होगा। ठीक है, ये तो बहुत ही कॉमन सेंस का बात है, सभी को पता है कि पहाड़ी और पठारी पर क्यों नहीं हुआ होगा मिस्र और हड़प्पा का, ठीक है, बल्कि मैदानी भागों में हुआ था। मैदानों को सभ्यता का पालना की उपमा दी गई है। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में ज़रूर पूछा जा सकता है कि मैदानों को क्या कहते हैं, किस चीज़ की उपमा दी गई है। तो आपको बताना है कि सभ्यता का पालना, इसे क्या कहते हैं? सभ्यता के पालना की उपमा दी गई है। मैदान का निर्माण कैसे होता है? चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि मैदान कैसे बनते हैं। नदियाँ अपने उद्गम स्थान से बहुत सारे पदार्थ जैसे मिट्टी, गाद आदि बहा कर लाती हैं, जिनसे मैदान का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, मैदान का निर्माण कैसे होता है कि जब नदियाँ होती हैं वो अपने उद्गम स्थान से, जहाँ से नदियाँ निकलती हैं और बहुत सारे मार्ग से होते हुए वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाती हैं, तो जब जाती हैं तो बहुत सारी मिट्टी, बालू, गाद आदि सब चीज़ों को बहाकर लाती रहती हैं, जिनसे मैदान का निर्माण होता है। इसी के साथ ही नदियाँ लाखों वर्षों तक किसी भूभाग से बहती हुई उस भूभाग को समतल करती रहती हैं। जैसे गंगा नदी है, गंगा नदी एक ही भूभाग से बहुत समय से बहती चली आ रही है, लाखों सालों तक एक ही जगह से वो बहती रहती हैं। तो उस बीच में जितने भी पहाड़ पठार कुछ भी पड़ते हैं वो सबको काटते हुए उनको समतल करते हुए जाते हैं। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे क्या देखा कि नदियाँ लाखों वर्षों से किसी भूभाग में जब बहती हैं तो वहाँ का जो भूभाग होता है उसको समतल करती रहती हैं। नदियों के अलावा कुछ मैदान वायु, ज्वालामुखी और हिमानी द्वारा भी बनते हैं। ठीक है, जो काम नदी करते हैं वही काम वायु, ज्वालामुखी, हिमानी ये सब करते हैं। नदियाँ समय के साथ कई बार अपना मार्ग भी बदल लेती हैं, कई नदियाँ अपना मार्ग भी बदलती रहती हैं। इसके चलते काफ़ी बड़ा भूभाग एक समतल के रूप में सामने आ जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं दोस्तों मैदानों के प्रकार। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि मैदान कितने प्रकार के होते हैं।
तो दोस्तों बनावट के आधार पर मैदान का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। मैदानों को हम 3 मेन भागों में बांट सकते हैं। पहला तो है संरचनात्मक मैदान, जिसे हम स्ट्रक्चरल प्लेन भी कहते हैं। दूसरा है अपरदनात्मक प्लेन यानी कि अपरदनात्मक मैदान, इसे हम लोग इरोजनल प्लेन कहते हैं। और लास्ट आता है निक्षेपात्मक मैदान, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं डिपोजिशनल प्लेन। तो ये 3 तरह के मैदान होते हैं। तो चलिए दोस्तों एक एक करके हम इनके बारे में देखते हैं। पहले नंबर पे आता है संरचनात्मक मैदान, जिसे हम लोग स्ट्रक्चरल प्लेन भी कहते हैं। इन मैदानों का निर्माण मुख्यतः सागरीय तल अर्थात महाद्वीपीय निमग्न तट के उत्थान के कारण होता है। ऐसे मैदान प्रायः सभी महाद्वीपों के किनारे पर मिलते हैं। मैक्सिको की खाड़ी के सहारे फैला यूएसए का दक्षिणी पूर्वी मैदान इसका एग्जाम्पल है। तो दोस्तों स्ट्रक्चरल प्लेन क्या होते हैं कि ये ऐसे मैदान होते हैं जो मुख्यतः सागरीय तल यानी कि महाद्वीपीय निमग्न तट के उत्थान के कारण होते हैं, ठीक है। और जो मैक्सिको की खाड़ी के किनारे यूएसए का दक्षिणी पूर्वी मैदान है वो इसी का एग्जाम्पल है। भूमि के नीचे धंसने के कारण भी संरचनात्मक मैदानों का निर्माण होता है। तो यहाँ हमने क्या देखा कि भूमि का उत्थान और उनका धंसान, इन दोनों के कारण ही संरचनात्मक मैदानों का निर्माण होता है। ऑस्ट्रेलिया के मध्यवर्ती मैदान का निर्माण इसी प्रकार हुआ है, धंसने से हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो संरचनात्मक मैदान में हमने क्या देखा, ये नेचुरली होते हैं, नेचुरली तो सारे ही होते हैं। तो इसमें जब उत्थान या धंसान की स्थिति होती है और उसके कारण जब कोई समतल सतह बन जाती है तो उसी को हम लोग संरचनात्मक प्लेन, ठीक है, कहते हैं। अब हम देखते हैं अपरदनात्मक मैदान। अपर्दन का मतलब क्या होता है दोस्तों, इरोजन। इरोजन मतलब काटना, कटाव, जैसे कहते हैं सॉइल इरोजन यानी कि मिट्टी का कटाव। ऐसे ही बहुत सारे इरोजन होते हैं, जैसे माउंटेन का इरोजन होता है यानी कि माउंटेन जो पहाड़ होते हैं वो धीरे धीरे कटने लगते हैं। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन बने कि कटने के बाद वो प्लेन बन जाए तो वो जो प्लेन होगा उसको हम लोग अपरदनात्मक मैदान कहेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इरोजनल प्लेन। ओके, चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। मैदान के निर्माण में अपरदन संबंधी कारकों का बड़ा हाथ होता है, जैसे नदियाँ, पवने, हिमानी, ये सब उच्च भूमि को काटकर मैदान में परिवर्तित कर देती हैं। इन्हें निम्न भागों में बांटा जा सकता है। तो दोस्तों मैंने आपको क्या बताया कि जो अपरदन के कारक होते हैं यानी कि नदियाँ, पवन, हिमानी, ये सब क्या करती हैं, नदी है जैसे एक जगह से दूसरी जगह जब बहती है तो जितनी भी उच्च भूमि होती है उसको काट कर, ठीक है, उसको तोड़ कर एक जगह से दूसरी जगह मिट्टी बहा के ले जाती है और उस जगह पे प्लेन बना देती है, ठीक है। यही काम पवन भी करते हैं और यही काम हिमानी भी करते हैं। तो ये सारे जो मैदान हैं, ऐसे जो मैदान बनते हैं उसी को हम लोग इरोजनल प्लेन कहते हैं। इनके टाइप्स की बात करें तो दोस्तों इनको हम 4 प्रकार में बांट सकते हैं। पहला तो है संप्राय मैदान, दूसरा है हिमानी घर्षित मैदान, तीसरा है मरुस्थलीय मैदान और चौथा है कास्ट मैदान। तो चलिए दोस्तों सबके बारे में एक एक करके अब हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है संप्राय मैदान। दोस्तों संप्राय मैदान को पीनी प्लेन भी कहते हैं। ये क्या होते हैं, ये वो मैदान होते हैं जो अपक्षय और नदियों के अपरदन के फलस्वरूप बनते हैं, ठीक है। अपक्षय का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ का क्षय हो जाना, डिके हो जाना, यानी कि कोई जैसे पहाड़ है, पहाड़ का जो डिके हो जाता है, ठीक है, वो टूट के गिरने लगते हैं तो उसको कहते हैं अपक्षय। अपरदन क्या होता है कि वही जो टूट के गिरा और वो एक जगह से दूसरी जगह बह गया, तो बहने के बाद जब एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं तो उसको कहते हैं अपरदन। तो अपक्षय और अपरदन दोनों ही क्या करते हैं, इरोजन का काम करते हैं। तो ये वो मैदान होते हैं जो अपक्षय और नदियों के अपरदन के फलस्वरूप बनते हैं। ये पूर्णतया समतल ना होकर के हल्की ढाल वाले हो सकते हैं। इनमें कहीं कहीं पर अत्यंत कड़ी चट्टानें टीलों के रूप में खड़ी नजर आती हैं। इन टीलों को मोनैडनॉक के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जैसे कोई हमारा पहाड़ है, पहाड़ के पास से ये जो अपरदन के कारक हैं, नदियाँ, हिमानी, पवन, ये सब जब बहती हैं, ठीक है, और इनको तोड़ देती हैं तो कुछ ऐसे भी रॉक्स होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा सॉलिड होते हैं और वो टूट नहीं पाते हैं। तो ऐसे रॉक एक टीले के रूप में दिखाई देते हैं और उस टीले को हम लोग मोनैडनॉक कहते हैं, ठीक है। ऐसा प्लेन जहाँ पर एक टीला दिख रहा है हमको, और वो टीला इसलिए दिख रहा है क्योंकि वो उसका इरोजन नहीं हो पाया, ठीक है, वो इतने ज़्यादा सॉलिड थे, इतने हार्ड थे, रिजिड थे कि उनका इरोजन नहीं हो पाया और वो एक टीले के रूप में दिखाई देने लगे। तो ऐसे टीलों को हम लोग मोनैडनॉक कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। वर्तमान में इन मैदानों की संख्या कम है।
भारत में चंबल घाटी और स्वर्ण रेखा घाटी, अमेरिका में मिसिसिपी घाटी इसके एग्जाम्पल हैं। अब हम देखते हैं हिमानी घर्षित मैदान, जिसे हम लोग ग्लेशियल प्लेन भी कहते हैं। बर्फ से ढके क्षेत्रों में जब हिमानी की घर्षण क्रिया के परिणाम स्वरूप भूमि चौरस होकर मैदान का रूप ले लेती है तो उसे हिमानी घर्षित या फिर हिम प्रभावी मैदान कहते हैं। तो दोस्तों, हिमानी घर्षित क्या होती है कि जो बर्फ से ढके हुए क्षेत्र होते हैं उनमें कई बार क्या होता है, हिमानी के कारण घर्षण क्रिया के फलस्वरूप भूमि चौरस होकर मैदान का रूप धारण कर लेती है, तो उसे हिमानी घर्षित या फिर हिम प्रभावी मैदान कहते हैं। इस प्रकार के मैदान में मिट्टी की गहराई बहुत ही कम होती है। मिट्टी की गहराई क्या होती है दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही कम होती है, और इनमें गोलाकार चट्टानी टीलें, जिसे हम लोग शीप रॉक्स के नाम से भी जानते हैं, वो यहाँ पर मिलती हैं, और साथ ही साथ छोटी बड़ी झीलें भी इसमें दिखाई देती हैं। तो दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है कि जो चट्टानी टीलें हमें हिमानी घर्षित मैदान में दिखते हैं, यानी कि ग्लेशियल प्लेन में दिखते हैं, उन्हें हम लोग शीप रॉक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, समप्राय मैदान में भी हमने क्या देखा, मोनेड नॉक, और यहाँ पे हमने क्या देखा, शीप रॉक्स। तो ये सब दोस्तों आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। भारत में कश्मीर तथा हिमालय के दक्षिण पूर्वी भाग में लद्दाख मैदान में ये मैदान देखे जा सकते हैं। तो अगर आपको इनका एग्जाम्पल देखना है तो आप भारत के कश्मीर और हिमालय के दक्षिण पूर्वी भाग में लद्दाख मैदान में जाकर इन मैदान के एग्जाम्पल को देख सकते हैं। मरुस्थलीय मैदान, जिसे हम लोग डेजर्ट प्लेन भी कहते हैं, शुष्क क्षेत्रों में यानी कि सूखे इलाकों में जहां बारिश बहुत ही कम होती है, शुष्क क्षेत्रों में वनस्पति के अभाव के कारण पवन के अपर्दन कार्य में तेजी से मरुस्थलीय मैदान का निर्माण होता है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में उच्च भूमि हवा के वेग से कट छटकर निम्न और समतल हो जाते हैं। इन क्षेत्रों में हवाओं के प्रभाव से धरातल कभी बालू से ढक जाता है तो कभी नग्न दिखाई देता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं मरुस्थलीय मैदान की। इसमें क्या होता है, जो शुष्क क्षेत्र होते हैं वहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, और जब बारिश ज़्यादा नहीं होगी तो वहाँ वनस्पति भी बहुत कम होंगे, और जब वनस्पति बहुत ही कम होते हैं तो मिट्टी का जो कटाव होता है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ जाता है। ठीक है, उसका मिट्टी का कटाव बहुत ज़्यादा होने लगता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि शुष्क क्षेत्रों में वनस्पति के ना होने के कारण, बहुत ही कम होने के कारण पवन के अपर्दन कार्य में तेज़ी से मरुस्थलीय मैदान का निर्माण होता है। यहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि जो उच्च भूमि होती है उस पर हवा बार बार आके टकराती है, बार बार लड़ती है आके, तो उससे क्या होता है कि जो उच्च भूमि होती है वो टूट जाती हैं, और उनके जो बालू होते हैं, मिट्टी कंकड़ होते हैं, वो हवा के वेग के साथ उड़कर दूसरी जगह जाने लगते हैं। तो जो उच्च भूमि होती है वो कट छटकर निम्न में बदल जाती है, यानी कि समतल हो जाते हैं, और जब ये समतल हो जाते हैं तो ऐसे मैदान को हम लोग मरुस्थलीय मैदान कहते हैं, क्योंकि ये लोग मरुस्थल में ही तो बने हैं ये मैदान, तो उसको हम लोग डेजर्ट प्लेन कहते हैं। ठीक है, इनमें पहाड़ी टीले, जिनका नाम है इसेलबर्ग, देखे जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये तीसरा है, मरुस्थलीय मैदान में जब हम ऐसे टीले देखेंगे तो उसे क्या कहेंगे, इसेलबर्ग। अभी हमने देखा समप्राय मैदान यानी पीनी प्लांट में हमने देखा कि मोनेडनॉक होता है। ठीक है, हिमानी घर्षित में हमने देखा कि शीप रॉक्स होते हैं, और मरुस्थलीय मैदान में हम क्या देख रहे हैं कि इसेलबर्ग होते हैं। ठीक है, राजस्थान, सहारा व अरब के मरुस्थल इनके प्रमुख एग्जाम्पल हैं। इनके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो राजस्थान, सहारा और अरब के मरुस्थल इनके प्रमुख मैदान हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला कास्ट का मैदान, कास्ट प्लेन। चूना पत्थर की चट्टानों के घुलने से निर्मित मैदानों को कास्ट मैदान कहते हैं। तो दोस्तों, कास्ट मैदान क्या होता है, जैसे कि आपको पता है कि चूना जो होता है वो घुलनशील होता है, मिट्टी वो क्या होता है, पानी में वो घुल जाता है। तो जो चूना पत्थर की चट्टानें होती हैं वो कई बार क्या होते हैं, पानी से घुल जाते हैं, और इनके घुलने के कारण जो मैदान बनते हैं उसे कहते हैं कास्ट मैदान। ठीक, कास्ट मैदान समझ में आ गया। यूरोप के यूगोस्लावाकिया तथा मैक्सिको की खाड़ी के किनारे इसी प्रकार के कास्ट मैदान देखे जा सकते हैं। इन मैदानों में अपशिष्ट टीले, हम्स भी देखे जा सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो टीले होते हैं, ठीक है, कास्ट मैदान मैंने आपको क्या बताया कि जो चूना पत्थर होता है उसके घुल जाने से, जब उसमें पानी बहता है और उसमें पानी और चूना पत्थर घुल जाता है तो जो बड़ा बड़ा टीला होता है वो एक समतल की तरह हो जाता है। सारा का सारा टीला जो चूना पत्थर से बना होने के कारण वो घुल जाता है। तो एक समय ऐसा आता
आता है कि वो समतल में बदल जाता है और इस समतल को कास्ट मैदान यानी कि कास्ट प्लेन कहते हैं। लेकिन कुछ टीले ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा रिजिड होते हैं, जो जिनके ऊपर इस इरोजन का बहुत ही कम असर होता है, तो वो टीले के रूप में हमें दिखाई देने लगते हैं। और जो कास्ट मैदान में हमें टीले दिखाई देते हैं उसे हम लोग हम्स कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? हम्स। चलिए दोस्तों, 2 हमने क्लियर कर लिए अपने। अभी हम आ देते हैं अपना तीसरा, संरचनात्मक और अपरदनात्मक प्लेन। आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं अपना अंतिम पार्ट, जिसका नाम है निक्षेपात्मक मैदान। इसको हम लोग डिपोजिशनल प्लेन भी कहते हैं। जिस प्रकार नदी, हिमानी, पवन आदि शक्तियों के अपर्दन से विभिन्न प्रकार के अपर्दनात्मक मैदानों का निर्माण होता है, उसी तरह से नदी, हिमानी, पवन आदि शक्तियों के निक्षेपण से भी विभिन्न प्रकार के मैदानों का निर्माण होता है। इन मैदानों को निक्षेपात्मक मैदान कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अभी हमने क्या देखा, जो इरोजनल प्लेन था हमारा, ठीक है, अपर्दनात्मक मैदान, उसमें क्या होता था? अपर्दन होता था, यानी कि एक जगह से मिट्टी कट कट के बहती जाती थी और उस जगह पर यहाँ पे मिट्टी का कटाव के कारण जो बनता था प्लेन, उसको हम लोग अपर्दनात्मक मैदान कहते हैं। लेकिन यहाँ पर कह सकते हैं कि मिट्टी के जुड़ाव के कारण मिट्टी बह बह के एक जगह इकट्ठा होती गई और जो इकट्ठा होने के बाद प्लेन जैसा संरचना आ गया, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिपोजिशनल प्लेन, ठीक, यानी कि निक्षेपात्मक मैदान। वहाँ पर निक्षेप हो रहा है। निक्षेप का मतलब समझ में आ रहा है ना आपको? जमा हो जाना। तो अभी मैं फिर से पढ़ता हूँ, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जिस प्रकार नदी, हिमानी, पवन आदि शक्तियों के अपर्दन से विभिन्न प्रकार के अपर्दनात्मक मैदानों का निर्माण होता है, उसी प्रकार नदी, हिमानी, पवन आदि शक्तियों के निक्षेपण से भी विभिन्न प्रकार के मैदानों का निर्माण होता है। इन मैदानों को निक्षेपात्मक मैदान कहते हैं, ठीक है। ऐसे मैदानों को निम्न वर्ग में बांटा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कौन कौन से वर्ग में बांटा जा सकता है निक्षेपात्मक मैदान। सबसे पहले तो इसको हम लोग 4 मेन पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो है जलोढ़ मैदान, दूसरा है हिमनदीय मैदान, तीसरा है लोएस मैदान और चौथा है सरोवरीय मैदान, ठीक है। 4 पार्ट में हम लोग डिपोजिशनल प्लेन को बांट सकते हैं। जलोढ़, हिमनदीय, लोएस और सरोवरीय, ये 4 तरीके के निक्षेपात्मक मैदान को हम कैटेगराइज कर सकते हैं। जलोढ़ मैदान की बात करें तो इसको हम लोग फर्दर 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से हैं वो? पर्वतपदीय मैदान, बाढ़ मैदान, डेल्टा मैदान और तटीय मैदान। तो दोस्तों, ये जो मैंने आपको इतने सारे फिगर बना रखे हैं, ठीक है, ये सारी आपको याद करने में बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो इनको ज़रूर ध्यान रखना है कि कौन सा किस कैटेगरी में आता है। अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको कोई भी सब्जेक्ट हो तो आपको कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती है उसमें, ठीक है। अब यहाँ पे सब कुछ बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में आपको मैंने समझाने की कोशिश की है। तो चलिए दोस्तों, अब हम एक एक करके शुरू करते हैं। पहले देखते हैं अपना जलोढ़ मैदान। जलोढ़ मैदान को हम लोग कहते हैं एलोवियल प्लेन। नदियाँ अपने साथ बहाकर ले जाने वाले कंकड़, पत्थर, बालू, पंख को जमा कर देती हैं, जिससे जलोढ़ मैदान का निर्माण होता है। तो दोस्तों, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इसमें जमाव होने वाला है। अभी हम लोग इससे पहले कटाव के बारे में देखा था, ठीक है, इरोजन के बारे में देखा था। अब हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे कि डिपोजिशन होगा, ठीक है, वहाँ पे इनका जमाव होगा। तो यहाँ पे फिर से देखते हैं एक बार दोस्तों, एलोवियल प्लेन क्या होते हैं? नदियाँ अपने साथ बहा कर ले जाने वाले कंकड़, पत्थर, बालू, पंख आदि को जमा कर देती हैं, जिनसे जलोढ़ मैदान का निर्माण होता है। जलोढ़ मैदान को हम कई उपभागों में बांट सकते हैं: पर्वतपदीय, बाढ़ मैदान, डेल्टा मैदान और तटीय मैदान। तो चलिए इन चारों के बारे में भी देख लेते हैं। पहले नंबर पे आता है पर्वतपदीय मैदान। नाम से ही पता चल रहा है, पर्वत पद यानी कि पर्वत के पैर के पास जो मैदान बनते हैं, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं पिडमेंट प्लेन। पर्वतपदीय भाग में जब नदियाँ अपने साथ बहाकर ले जाने वाले कंकड़, पत्थर, बालू, मिट्टी आदि को जमा कर देती हैं, तब वहाँ पर पर्वतपदीय मैदान का निर्माण होता है। हिमालय के भावर क्षेत्र में, यूएसए के सैक्रामेंटो की घाटी में, उज्बेकिस्तान के समरकंद क्षेत्र में, चिली की घाटी में इस प्रकार के मैदान देखे जा सकते हैं, ठीक है। पर्वतपदीय मैदान, पर्वत के पैर के पास यानी कि पर्वत के बेस के पास जो मैदान बनते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पर्वतपदीय मैदान।
अगला आता है बाढ़ मैदान। नाम से ही पता चल रहा है, फ्लड प्लेन। जब किसी इलाके में बाढ़ आने से कंकड़, मिट्टी, बालू, पत्थर आदि जमा हो जाने से मैदान बनते हैं तो उसे बाढ़ मैदान कहते हैं। ठीक है, ये अत्यंत ही उपजाऊ होते हैं दोस्तों। बाढ़ मैदान जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होते हैं। अगर हम गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, नील, अमेजन, मिसिसिपी, यांगजी आदि नदियों के क्षेत्रों में बाढ़ के मैदान का निर्माण होता है। तो दोस्तों जितनी नदियाँ मैंने आपको बताई, इनके बाढ़ से जो मैदान का निर्माण होता है उसको हम लोग बाढ़ मैदान कहते हैं। ठीक है, इन सारी नदियों के किनारे आपको बाढ़ मैदान बहुत ही आसानी से देखे जा सकते हैं। अगला आता है डेल्टा मैदान। डेल्टा आपने बचपन में या फिर कभी ना कभी किताबों में ज़रूर पढ़ा होगा। नदियाँ समुद्र में मिलने से पहले अपने साथ बहाकर लाए गए मलबों को जमा कर देती हैं, जिनसे डेल्टा का निर्माण होता है। दोस्तों डेल्टा प्रायः त्रिभुजाकार होता है, ये एक त्रिभुज की तरह होता है। ठीक है, डेल्टा के विस्तार से वहाँ डेल्टा मैदान का निर्माण होता है। तो दोस्तों यहाँ हमने क्या देखा कि नदियाँ जो होती हैं वो समुद्र में मिलने से पहले अपने साथ बहुत सारे मलबों को बहाकर लाती हैं और वो जमा करती जाती हैं। तो जब जमा करती जाती हैं तो एक त्रिभुजाकार आकृति बन जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं डेल्टा। ठीक है, और जब इन डेल्टाओं के कारण प्लेन का बन जाते हैं, यानी कि समतल मैदान बन जाते हैं, तो उसी को हम लोग डेल्टा प्लेन कहते हैं। सिंपल। गंगा द्वारा बनाया गया, ठीक है दोस्तों, जस्ट ए मिनट, गंगा द्वारा बनाया गया सुंदरवन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो दोस्तों ये आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जा सकता है, एग्ज़ाम में ना भी पूछा जाए तो आपकी जानकारी के लिए आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि गंगा द्वारा जो बनाया गया सुंदरवन का डेल्टा है वो विश्व का, पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है दोस्तों, नील नदी, अमेजन नदी, राइन नदी, नाइजर नदी इत्यादि का डेल्टा मैदान देखा जा सकता है। जो सुंदरवन का डेल्टा है इसके साथ ही साथ नील नदी, अमेजन नदी, राइन नदी, नाइजर नदी और इनके जैसे बहुत सारी नदियों का डेल्टा का मैदान देखा जा सकता है। अब आता है नेक्स्ट तटीय मैदान। क्या आता है दोस्तों? तटीय मैदान। अब हम इसको देखते हैं क्या होता है। कभी कभी एक साथ कई डेल्टाओं के मिल जाने से तटीय मैदान का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, कई बार क्या होता है एक साथ कई सारे हमें मैदान डेल्टा, जब कई सारे डेल्टा मिल जाते हैं तो भी प्लेन का निर्माण होता है। तो ऐसे प्लेन को हम लोग कोस्टल प्लेन यानी कि तटीय मैदान कहते हैं। ठीक है, भारत के पूर्वी तटीय भाग में गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इत्यादि नदियों के डेल्टा मिलकर पूर्वी मैदान का निर्माण करते हैं। जब कई सारे नदियों के डेल्टा मिल जाते हैं और उससे जो प्लेन बनता है उसको हम लोग कहते हैं कोस्टल प्लेन यानी कि तटीय मैदान। ओके, अब हम देखते हैं सेकेंड पार्ट। अभी हमने फर्स्ट पार्ट देखा था ना, फर्स्ट पार्ट हमारा कौन सा था? जलोढ़ मैदान। जलोढ़ मैदान के अंदर हमने चारों पार्ट देख लिए, पर्वतपदीय, बाढ़ मैदान, डेल्टा मैदान और तटीय मैदान। अब हम देखते हैं हिमनदीय। हिमनदीय मैदान क्या होता है? यानी कि ग्लेशियर प्लेन। हिमनद जब पिघलकर विलुप्त होने लगते हैं तब अपने साथ बहाकर लाए हिमोड़ों का निक्षेपण करते हैं, जिससे विभिन्न प्रकार के मैदान का निर्माण होता है। ऐसे मैदानों को हिमनदीय मैदान कहते हैं। इस प्रकार के मैदान उत्तरी जर्मनी, उत्तर पश्चिम रूस, मध्य कनाडा, उत्तर पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका में देखे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं अगला लोएस का मैदान, जिसे हम लोग लोएस प्लेन के नाम से भी जानते हैं। इन मैदानों को पवनोड़ मैदान भी कहते हैं। तो दोस्तों ये भी नाम आपको ध्यान रखना है, पवनोड़ मैदान, क्योंकि इनका जो निर्माण होता है वो पवन के द्वारा होता है। तो दोस्तों जो लोएस मैदान होते हैं, ध्यान रखना है आपको, वो पवन के द्वारा बनते हैं। पवनों द्वारा मरुस्थल से उड़ाकर लाए गए बालू के कणों को किसी दूसरे स्थान में जमा करने से रेतीले मैदान का निर्माण होता है। तो दोस्तों अभी हमने क्या देखा यहाँ पर कि जो लोएस मैदान होते हैं, ठीक, वो बाहर से कहीं हवा के थ्रू क्या करते हैं, मिट्टी वगैरह, बालू वगैरह ये सब उड़ाकर एक जगह पे इकट्ठा करते जाते हैं, जिससे कि जो प्लेन का निर्माण होता है उसे हम लोग कहते हैं लोएस मैदान। और एक हम लोगों ने अभी पहले देखा था इरोजनल प्लेन के अंदर मरुस्थलीय मैदान, उसमें क्या होता था, मरुस्थल में क्या होता है, उच्च भूमि पर जो हवा पड़ती थी और धीरे धीरे उसको काट देती थी, काटने के बाद जो मैदान बनता था वो होता था हमारा मरुस्थलीय मैदान। और यही उच्च भूमि का हवा मान लो मिट्टी को बहाकर ले जाते हुए दूसरी जगह कोई प्लेन बनाता है, तो उसे हम लोग कहेंगे लोएस का मैदान। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार पढ़ता हूँ। पवनों द्वारा मरुस्थल से उड़ाकर लाए गए बालू के कणों को किसी दूसरे स्थान में जमा करके जो मैदान बनाए जाते हैं, जो मैदान बन जाते हैं, उसी को हम लोग लोएस मैदान कहते हैं। ठीक
ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं आगे। तो अब हमने क्या देखा, अर्जेंटीना का जो पंपास क्षेत्र है और चीन का जो लोएस्ट मैदान है, इनके बेहतरीन एग्जाम्पल हैं। ओके, अब हम देखते हैं सरोवरीय मैदान, ठीक, लैक्स्ट्राइन प्लेन। इसमें क्या होता है, पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ कई प्रकार की झीलें पाई जाती हैं, वहाँ नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से झीलें भर जाती हैं। तो कई बार क्या होता है, जहाँ पर बहुत सारी झीलें पाई जाती हैं, वहाँ पर जो नदियाँ अपने साथ मिट्टी लेके आती हैं, तो जो झील होती है वो भर जाती है। ठीक, झील जो होती है एक तरीके से मिट्टी में पट जाती है और वो भर जाती है। कालांतर में सरोवरीय मैदान का निर्माण करती हैं, और इससे क्या होता है, जब ये काम लगातार सालों साल तक चलता रहता है, तो जो सरोवर के ऊपर मैदान बन गया, ठीक है, झील के ऊपर जो मैदान बन गया, उसको हम लोग कहते हैं सरोवरीय मैदान। ओके, हिमालय में कश्मीर की घाटी, मणिपुर में पहाड़ियों से घिरा इम्फाल नदी घाटी सरोवरीय मैदान का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको सरोवरीय मैदान भी बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। यूरोप में हंगरी का मैदान और उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक्स के तटीय मैदान इसी तरीके से बने हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप अब आपको बहुत ही अच्छे से सरोवरीय मैदान समझ में आ चुका है। अब हम अपने अंतिम जगह पर पहुंच चुके हैं। ये अब हमारा वीडियो ख़त्म होने वाला है। दोस्तों, अगर हम विश्व की बात करें तो जो हमारे स्थल खंड हैं, जिसके बारे में हमने पढ़ा, जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, इन सब के बारे में हमने पढ़ा। तो अगर हम परसेंटेज की बात करें तो पूरे विश्व में मैदान 41% पाए जाते हैं, पर्वत 26% पाए जाते हैं और पठार हमारे 33% पाए जाते हैं। ठीक है, ये हमारे रेशियोज़ हैं या कह सकते हैं परसेंटेज है जो हमें मिलते हैं मैदान, पर्वत और पठार स्थल खंड के रूप में। और अगर भारत की बात करें दोस्तों, तो भारत में क्या होता है, मैदान 43% पाया जाता है और पर्वत 30% पाया जाता है और पठार 27% पाया जाता है। ठीक है, ये तो था हमारे भारत का डेटा। तो दोस्तों, आई होप आपको आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। मैदान में आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो समझ में ना आई हो, और आपको अगर कोई भी चीज़ लगता है जो मैं आपको नहीं एक्सप्लेन कर पाया हूँ या मुझसे कोई चीज़ छूट गई है, तो वो आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ऐसे ही पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। धन्यवाद दोस्तों।